नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बताइए बच्चों, कैसा लग रहा है आपको? तो बेटा हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना जो खत्म कर दिया है। एलसीएम हमने पूरा पढ़ लिया, एचसीएफ हमने पूरा पढ़ लिया। कल आपकी एक क्लास ऑफ हो गई थी, सॉरी उसके लिए, और आज हम फिर से हाजिर हैं। और आज हम एक और नया चैप्टर शुरू करेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ से मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन 2D, टू डायमेंशनल मेंस्ट्रुएशन 2D, मेंस्ट्रुएशन 2D मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा। ओके, कोई बच्चे कहते हमारा मैथ बहुत वीक है ना, हमें तो सर कुछ भी नहीं आता जिंदगी में, कभी गणित पढ़ाने का आपको क्या हमें चैप्टर समझ आ जाएगा? तो बेटा इस चैप्टर का बाकी किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, सभी कोई चैप्टर आराम से समझ में आएगा, क्योंकि चैप्टर केवल फॉर्मूला और कैलकुलेशन बेस्ड है। आप फॉर्मूला रटिए और कैलकुलेशन करिए, बस आपका काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है बच्चे? पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है, ऐसा हो नहीं सकता आनंद साहू, वेरी वीक चैप्टर। अगर बच्चों में इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं, ये 2D है बेटा, मेंस्ट्रुएशन 2 डायमेंशन लिखा है। तो जितने भी सरकारी एग्जाम भारत में होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, चाहे आप टीचिंग का पेपर दें, चाहे आप कांस्टेबल पुलिस का पेपर दें, चाहे आप एसएससी का पेपर दें, चाहे आप बैंकिंग के कोई पेपर दें, बैंकिंग का, चाहे आप रेलवे का कोई पेपर दें, रेलवे का, चाहे आप स्टेट बोर्ड का कोई पेपर दें मेरे दोस्तों, एक्सेट्रा एक्स्ट्रा, हर किसी एग्जाम में ये हर किसी जो है पेपर में इसका सवाल आता ही आता है। अगर ध्यान सुनिएगा, अगर किसी एग्जाम के सिलेबस में भी नहीं लिखा हुआ है ना, मेंस्ट्रुएशन का सिलेबस में भी नहीं है, तो भी मेंस्ट्रुएशन का सवाल आता है। मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा चैप्टर है जो भारत के हर सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है, एरिया वाले सवाल हर एग्जाम में आते हैं। अगर किसी एग्जाम के सिलेबस में भी नहीं लिखा हुआ है ना मेंस्ट्रुएशन, तो भी ट्रायंगल का एरिया, आयत का एरिया, वर्ग का एरिया, सर्कल का एरिया, बेलन का वॉल्यूम, ये सवाल आएंगे ही आएंगे उसमें, ठीक है जी? ऑल एग्जाम, ये अकेला ऐसा चैप्टर है, ये पूरे मैथ के चैप्टर में अकेला ऐसा चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन, यूपीएससी में, जो भारत के सब सरकारी एग्जाम में आता है, ठीक है बेटे? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये तो चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन 2D। ध्यान सुनिएगा, इस चैप्टर में टोटल आपको 4 सीट्स करवाऊंगा, टोटल इसमें 4 सीट्स होंगी, 4 सीट्स इसमें होंगी। जो पहली सीट होगी उसमें मैं केवल आपको ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज पढ़ाऊंगा, त्रिभुज, त्रिभुज के एरिया वाले सवाल है ना, त्रिभुज के एरिया परिमाप वाले सवाल। जो दूसरी होगी मेरे प्यारे में, जो दूसरी सीट होगी उसमें चतुर्भुज, चतुर्भुज के एरिया क्षेत्रफल परिमाप वाले सवाल होंगे, चतुर्भुज है ना। जो तीसरी सीट होगी मेरे दोस्तों, तीसरी सीट, उसमें सर्कल या फिर वृत्त वाले सवाल होंगे, वृत्त वाले। जो चौथी सीट होगी उसमें पॉलीगन या बहुभुज है ना, एक ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, उस पर बेस्ड सवाल होंगे। तो मैंने इस चैप्टर को टोटल 4 शीट में डिवाइड कर रखा है। हर शीट में आपको एक जो है फिगर पूरी पढ़ने को मिल जाएगी। ट्रायंगल सेपरेट पढ़ेंगे, चतुर्भुज सेपरेट पढ़ेंगे, सर्कल सेपरेट पढ़ेंगे, बहुभुज सेपरेट पढ़ेंगे। ध्यान से मेरे दोस्तों सुनिएगा, अगर मैं बात करूं तो इस पूरे ही चैप्टर से मिलाकर, इस पूरे चैप्टर से मिलाकर मैं आपको 300 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास में। 300 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस क्लासरूम में। मतलब मैं आपको इतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, हर एक फॉर्मूले को इतनी बारीकी से समझाऊंगा, इतनी बारीकी से हर फॉर्मूले का इस्तेमाल करना आपको सिखाऊंगा कि आप बिल्कुल पक्के हो जाओगे। बस आपको थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ मिलकर करनी पड़ेगी, है ना? जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूं, इतने तो बच्चे टीचर ना पूरा एडवांस में खत्म कर देते हैं पागल बना के बालकों का। तो ये कंटेंट है जो आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर मैं इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं, अगर मैं इसका एग्जाम वेटेज की बात करूं, कोई भी पेपर दीजिए, चाहे उसमें 20 सवाल आते हो, चाहे 25 सवाल आते हो, चाहे दोस्तों चाहे 100 सवाल आते हो, 30 सवाल आते हो, इससे एक क्वेश्चन आएगा ना, एक से कम ना एक से ज्यादा। हाँ, सीडीएस एक ऐसा पेपर है, सीडीएस जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 में से मेंस्ट्रुएशन 2D के, केवल 2D के बता रहा हूं, 2D के 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं सीडीएस में, ठीक है? 2D और 3D अलग अलग होता है। अर्थमेटिक की क्लास नेक्स्ट वीक से शुरू होगी, नेक्स्ट वीक से अर्थमेटिक। अपने मन से वहम बिल्कुल निकाल दीजिए कि हम लोग अर्थमेटिक पढ़ लेंगे तो एडवांस समझ में आना शुरू हो जाएगा, एडवांस हमारा मजबूत हो जाएगा। ऐसे घड़ियाली जो है सपने बिल्कुल ना पालें। अर्थमेटिक एक सेपरेट चीज है, एडवांस एक सेपरेट चीज है, दोनों का पढ़ने का तरीका अलग है, दोनों का वेटेज लगभग बराबर है, ठीक है? चलिए, तो सभी एग्जाम में इसका एक सवाल आएगा ना, एक से कम ना एक से ज्यादा। बात क्लियर हुई मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अभी जो है आपने यूपी कांस्टेबल का पेपर दिया था, कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, 60 जो भर्ती आई थी, उसमें एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो हर 20 क्वेश्चन में एक सवाल मेंस्ट्रुएशन का था, वो भी मैंने शीट में डाल दिया, शीट मैंने अपडेट कर दिया। इस शीट में आपको जो भी एसएससी जीडी का पेपर हुआ 1 महीने पहले, जो सीडीएस का पेपर हुआ है, जो इस साल DSSB का पेपर हुआ, वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन मैंने इसमें अपडेट कर दिए हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म जानना पड़ेगा, कुछ टर्म जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझो कि 2D का क्या मतलब है, 2D का क्या मतलब है, 2D का 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, यानी कि ऐसी फिगर जिसमें लंबाई, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ऐसी फिगर जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उन्हें 2D फिगर्स कहते हैं, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, कोई मोटाई नहीं होती। तो मैं आपको समझाता हूं, क्या समझिएगा। जैसे मैं आपके सामने एक पॉइंट बनाता हूं, ये पॉइंट मैंने आपके सामने बच्चे एक पॉइंट बनाया, बिंदु, पॉइंट। वैसे तो आपको देखने में काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन पॉइंट बहुत छोटा सा होता है। ये मैंने आपके सामने बिंदु बनाया, एक पॉइंट। पॉइंट एक ऐसी फिगर है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना तो इसकी कोई लंबाई है, ना इसकी कोई चौड़ाई होती है, ना ही इसकी कोई मोटाई होती है। तो पॉइंट जो होता है, बिंदु होता है जीरो डायमेंशन फिगर, जीरो डायमेंशन। डायमेंशन मतलब दिशाएं, दिशाएं एक तरीके से हम कह सकते हैं, जीरो डायमेंशन। अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में खींचता हूं, अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा खींचता हूं, तो भैया इसमें केवल लंबाई है, ना तो इसकी कोई चौड़ाई है, ना इसकी कोई चौड़ाई है, ना मोटाई है, इसमें केवल लेंथ ही लेंथ होती है मेरे प्यारे भाई। तो लाइन को 1D फिगर कहते हैं, 1 डायमेंशनल फिगर, 1 डायमेंशनल फिगर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है? अब मेरे प्यारे, जैसे मैं आपके सामने एक आयत बनाऊं, एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने मेरे दोस्तों ये एक तरीके से आयत बना देता हूं। आयत भी बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, मैंने आयत बना दिया। अब इसमें लंबाई भी है और इसमें चौड़ाई भी है। अगर आप इधर नापोगे हॉरिजॉन्टल तो लंबाई आ जाएगी, आप ऐसे नापोगे तो इसमें चौड़ाई आ जाएगी मेरे दोस्तों, ये है ना? तो आयत मैंने बनाया 2D फिगर है, यानी कि 2D फिगर इसी आपको पढ़ने। 2D फिगर होती हैं जिन्हें प्लेन यानी एक समतल में बनाया जा सके, जिन्हें एक समतल में निरूपित किया जा सके। जैसे सर्कल, सर्कल बन गया, ये त्रिभुज ये बन गया मेरे दोस्तों, ठीक है? ये आयत बन गया, ये वर्ग बन गया, ये सब क्या है? ये 2D फिगर्स हैं। अब 3D फिगर्स क्या होती हैं? 3D का मतलब ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, मोटाई भी होती है, जिनमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, मोटाई भी होती है। एग्जांपल के लिए तेल का कनस्तर ले लो, तेल का कनस्तर या एक आयताकार बॉक्स। एग्जांपल के लिए ये तेल का कनस्तर ले लीजिए, तेल का कनस्तर, तेल का कनस्तर मेरे प्यारे भाई, एग्जांपल के लिए। भाई इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है, और इसमें ये ऊंचाई भी है, इसमें मोटाई भी है, एक है ना? ऊंचाई बोले मोटाई बोले, ये होते हैं 3D फिगर्स। समय आपको फर्क पहले तो समझ में आना चाहिए। शीट तैयार हो गई है, शीट आज अपलोड हो जाएगी, पहली शीट आज अपलोड हो जाएगी बेटा। हाँ जी शिवांश डोंगरे, समझ में आया? यानी कि 3D फिगर हम यहाँ पे पेज पे बना तो देते हैं, बट ये सही डायग्राम नहीं है, ठीक है? 3D फिगर हम पेज पे बना तो देते हैं, बट ये सही से दिखता नहीं है। बताओ, ये बॉक्स है, ये बॉक्स मैंने बना तो दिया रफ, लेकिन ये एक्चुअल में सही तरीके से बॉक्स नहीं है, क्योंकि एक 3D फिगर बनाने के लिए आपको 3D स्पेस चाहिए, ठीक है? क्लियर? तो आपको 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में फर्क समझ में आया होगा। अब
अब मेरी बात को मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। मेंस्ट्रुएशन और ज्योमेट्री में फर्क समझते हैं। देखिए ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल अलग चीजें हैं। ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री का हिंदी में मीनिंग है ज्यामिति, मेंस्ट्रुएशन का हिंदी में मीनिंग है चित्रमिति। ज्योमेट्री में हम किसी फिगर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं, विशेषता के बारे में, जबकि मेंस्ट्रुएशन में हम किसी फिगर के केवल साइज के, एरिया, परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ते हैं, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। ऐसे समझिए ज्योमेट्री जो है इंसान की अंदर की खूबसूरती देखते हैं, ज्योमेट्री में हम इंसान की अंदर की खूबसूरती देखते हैं, अंदर की खूबसूरती यानी कि विशेषता देखते हैं, जबकि मेंस्ट्रुएशन में हम किसी फिगर की केवल बाहरी खूबसूरती देखते हैं, यानी कि उसका साइज देखते हैं, इसका परिमाप क्या है, इसका कितना जगह घेरा है, कितना मोटा है। तो दोनों बिल्कुल अलग है बेटा। रेक्टेंगल, आयत मतलब रेक्टेंगल। सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूं मेरे दोस्तों ना, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सबसे पहले आप ये समझो पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर, पेरीमीटर या हिंदी में हम कहते हैं परिमाप। हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाप। पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप। ठीक है ना? देखो नाम से ही क्लियर है, नाम से क्लियर है। परि मतलब चारों ओर, माप मतलब माप, नाम से ही शब्द क्लियर हो जाता है बेटा। परि मतलब चारों ओर, माप मतलब माप। तो पेरीमीटर का मतलब है किसी भी फिगर की जो चारों ओर की लेंथ है, चारों ओर की जो लंबाई है, उसकी नाप को हम पेरीमीटर कहते हैं, परिमाप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने आपके सामने त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज बना दिया। तो यहां से चलना शुरू करते हैं, यहां से तो ये जितनी लंबाई नापेंगे, ये जितनी लंबाई हम नापेंगे, यानी इस लंबाई को नापो, पैमाने से लंबाई नापो, पैमाने से या इंच टेप से, तो जितनी लंबाई है वो इस त्रिभुज का परिमाप है। यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ना है, तीनों भुजाओं को ऐड करना है, ऐड करना है। बात समझ में? जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने एक रेक्टेंगल है, तो परिमाप क्या हुआ? किसी फिगर का परिमाप होता है उसके चारों ओर की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री की लंबाई को नापना, चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई को नापना। तो चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई को जब नापेंगे, जैसे बात है हम धागे से नापते हैं, धागे से, है ना, धागे से बहुत लंबा धागा चाहिए, तो वो कहलाता है किसी फिगर का परिमाप। जैसे आपके पास एक वृत्त है मेरे प्यारे भाई, है ना, तो आप यहां से मेरे दोस्तों दौड़ना शुरू करो, तो इस वृत्त पर एक चक्कर लगाने में आप जो लंबाई दौड़ते हैं, एक चक्कर कंप्लीट करने में आप जो लंबाई दौड़ते हैं, वो इस वृत्त का परिमाप कहलाता है, परिमाप। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां सर। अगर कोई फिगर आड़ी टेढ़ी भी है, घबराइएगा नहीं, अगर कोई फिगर आड़ी टेढ़ी भी है, ऐसे भी फिगर होती है बेटा, ऐसे भी फिगर होती है ना, ये 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 फिगर है मेरे प्यारे भाई, इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? इसके चारों ओर की लंबाई, इसके चारों ओर की बाउंड्री को जो आप नापेंगे कि भाई ये चारों ओर जो है धागे से उसकी लंबाई को नापेंगे, तो जितनी लेंथ आती है उसे उसका परिमाप, पेरीमीटर कहेंगे। सभी को समझ में आया? तो पेरीमीटर क्या है? एक तरह की लंबाई है, चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई है। पेरीमीटर मतलब किसी भी फिगर की चारों ओर की कंप्लीट बाउंड्री की लंबाई। तो पेरीमीटर एक तरह की लंबाई होती है, और लंबाई नापने का तरीका क्या है? यानी कि पेरीमीटर को अगर बहुत छोटी फिगर है तो हम सेंटीमीटर में नापते हैं, बहुत बड़ी फिगर है तो मीटर में नापते हैं, और बहुत बड़ी फिगर है मेरे दोस्तों तो किलोमीटर में नापते हैं, किलोमीटर में। तो पेरीमीटर या तो सेंटीमीटर में नापते हैं, या मीटर में, या फिर किलोमीटर में। समझ में आ गया बेटे? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। दिनेश कुमार यादव कह रहे हैं सर बेसिक से और प्लीज मोटिवेशन। दिनेश कुमार यादव यहाँ मोटिवेशन लेने आयो क्या पढ़ने आयो? और इससे नीचे बेसिक नहीं होता बेटा कोई भी। पढ़ना है तो पढ़िए, वरना शांति से घर पर जाकर ठेला लगाइए और बतेरे काम करने के लिए। ठीक है बेटा? चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। एरिया, आगे चलते हैं। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। एरिया हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं क्षेत्रफल। एरिया हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है? अब एरिया क्या होता है? देखो जैसे समतल, आप समझो कि बोर्ड है हमारा, एरिया हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है? अब एरिया क्या होता है? देखो जैसे समतल, आप समझो कि बोर्ड है हमारा, बोर्ड प्लेन है, प्लेन पे जो फिगर बनाई जा सकती है, प्लेन पे जो फिगर बनाई जा सकती है, सारी टू डी फिगर्स होती हैं। जैसे प्लेन पे आप इसमें कुछ भी बनाइए मेरे प्यारे, मैंने ये बना दिया, मैंने फिगर बना दी वाली, तो ये जगह थी मेरे दोस्तों, मैंने इसमें ये चित्र बना दिया, तो इस चित्र ने ये जो जगह घेर ली, इस चित्र ने ये जो जगह घेर ली मेरे दोस्तों, ये जो जगह ये वाली घेर ली, तो इसी को बोलेंगे एरिया। कोई भी चित्र समतल पर जो जगह घेर लेता है उसका एरिया कहलाता है मेरे प्यारे, एरिया। तो ये एरिया है मेरे दोस्तों, जगह जो जगह घेर लेते हैं। हमारी दुनिया है, हमारी धरती बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा धरती पे छोटा सा खेत होता है, तो मेरे दोस्तों खेत ने धरती में जो जगह घेर लिया, हमारे खेत ने धरती में जो जगह घेर ली, वो क्या कहलाएगी? वो खेत का एरिया, क्षेत्रफल कहलाएगी। बात समझ में आ गई बेटा? तो कोई भी आकृति समतल पे, प्लेन चीज पे, प्लेन होना चाहिए, प्लेन प्लेन चीज पे जो जगह घेरती है मेरे प्यारे भाई, उसका एरिया कहलाती है। देखो लंबाई तो हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं या मीटर में, एरिया के लिए ध्यान रखना, एरिया को हम या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, या मीटर स्क्वायर में नापते हैं, या किलोमीटर स्क्वायर में नापते हैं। एरिया को या तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, या मीटर स्क्वायर में नापते हैं, या किलोमीटर स्क्वायर में नापते हैं। पावर दो होती है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें दो लेंथ की गुणा करनी पड़ती है, दो लेंथ की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, मीटर गुणा मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। एरिया को या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, या मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में। बात सही है? तो सभी को समझ में एरिया और पेरीमीटर में क्या फर्क है? एरिया, पेरीमीटर एक तरह की लंबाई है, एरिया जो है कोई भी फिगर जितनी जगह घेर लेती है उस जगह को नापने की यूनिट है एरिया। ठीक, चलिए अब एक चीज आपको समझनी है कि इंसान ने नापने के बहुत सारे आयाम बना रखे हैं जो पहले से फिक्स है ना भाई, हमें कोई ना कोई चीज तो बनानी पड़ेगी ना नापने के लिए, कोई ना कोई यूनिट तो लेना पड़ेगा। जैसे मीटर है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है? जैसे एक किलोमीटर में क्या होता है बेटा? एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर को एक किलोमीटर बोला जाता है। और 1000 मीटर क्या होता है बेटा? 1000 मीटर। और ये मीटर क्या होता है? मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। मीटर को क्या लिख सकते हो? 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया ये 10 की पावर कितना हो गया? 3 और ये 2 5, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर हो गए, 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है, ठीक है ना? ओके, अब आप मुझे बताओ कि 1 फुट लंबाई होती है, 1 फुट, 1 फुट में कितने इंच होते हैं बताइएगा? 1 फुट लंबाई में 12 इंच होते हैं, 12 इंच, 12 इंच। 1 फुट जो लंबाई है उसमें 12 इंच होते हैं। लिख लीजिए मेरे प्यारे सभी लोग, 12 इंच। ठीक है ना? 1 इंच जो होता है ना, 1 इंच वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये ऐसी यूनिट जो आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे अडानी जी की फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री के लिए जगह जमीन चाहिए, पूरा का पूरा गांव खाली करना पड़ता है, तो 1 हेक्टेयर एरिया जो होता है ना, हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया को 1 हेक्टेयर कहते हैं, 1 हेक्टेयर। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, ये सब स्टैंडर्ड चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए बेटा। क्लियर है? सर फिट और फुट में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल सही डाउट है। फुट का प्लूरल, फुट का पर्यायवाची फिट होता है। जैसे मैं बोलूंगा 1 फुट, लेकिन अगर मुझे 3 फुट बोलना होता है तो मैं 3 फुट नहीं बोलता, फिर मैं बोलता हूं 3 फीट, 3 फीट बोलता हूं मैं। ठीक है?
3 फीट। बात आई समझ में? 3 फीट। राहुल यादव क्या नहीं समझ में आया बेटा? इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, ये सारी चीजें तो रखने वाली हैं। हाँ, एक एकड़। एकड़, ये जो एकड़ है ना, ये एशिया में ज्यादा फेमस है। एशिया कंट्रीज में एकड़ में नापते हैं। अब अमेरिका यूरोप में जाओगे वहां ज्यादा हेक्टेयर में नापते हैं। एक एकड़ जो होता है वो लगभग 4840 नहीं 4049 मीटर स्क्वायर होता है। 4049 मीटर स्क्वायर होता है। 4049 मीटर स्क्वायर, 4047 अप्रॉक्स, 4047 मीटर स्क्वायर होता है अप्रॉक्स। आप खेत खरीदोगे ना एक एकड़, तो एक एकड़ जो है लगभग 4047 मीटर स्क्वायर होता है लगभग। मनीष तोलिया क्या कह रहे हैं, एक हेक्टेयर में कितना बीघा होता है? बीघा, देखो ये जो आपने बीघा शब्द इस्तेमाल किया, ये गांव की देसी भाषा का है। ये बीघा ना हर राज्य में अलग अलग होता है। जैसे हमारे बुलंदशहर में एक बीघा 756 गज है। आप नोएडा में आओगे एक बीघा 1008 गज है। आप पूर्वांचल में जाओगे गोरखपुर में तो एक बीघा 3000 गज है। लोगों ने अपनी सुविधा से बीघा को अलग अलग बना दिया है, अपनी सुविधा से। बीघा स्टैंडर्ड तरीका है ही नहीं। अगर कोई रजिस्ट्री कराओगे, कोई खेत खरीदोगे तो उस खेत में कभी बीघा में नहीं लिखा होता, उसमें हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखा होता है, हेक्टेयर में लिखा होता है। मीटर स्क्वायर में लिखा होता है, हेक्टेयर में लिखा होता है। बीघा हर दूरी पे हमारे देश में अलग अलग है लंबाई, इसलिए बीघा का तो डिस्कशन ही नहीं करना। ठीक है, समझ में आपको मेरी बात बेटा? हाँ, गज जरूर आप नाप सकते हो। एक गज जरूर आप बोल सकते हो कि गज स्टैंडर्ड है, तो एक गज होता है 0.91 मीटर के लगभग। 0.91, एक गज 0.91 मीटर। ठीक है, यही स्टैंडर्ड है बेटा। आगरा में 970 स्क्वायर यार्ड का होता है ना। गज को इंग्लिश में यार्ड कहते हैं। गज को ही ना यार्ड शब्द इंग्लिश में वाले परेशान हो रहे हैं, गज को इंग्लिश में यार्ड कहते हैं, है ना। तो एक यार्ड यानी कि 0.91 मीटर लंबाई के बराबर है एक गज। ये चीजें स्टैंडर्ड आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जब कई 100 साल पहले बड़े बूढ़ों की एक मीटिंग हुई तो उनमें एक लिस्ट बनाएगी, उसमें एक लिस्ट बनाएगी, है ना। किलो, हेक्टो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, है ना। अमेरिका में बहुत पहले मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में ये नाम दिया गया लंबाई नापने के तरीकों को। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, है ना। ये मीटर के नीचे मेरे दोस्तों लिखेंगे एक, एक मीटर के नीचे मेरे दोस्तों एक। बातें समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, एक। देखो मेरे प्यारे ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा बेटा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 10 गुना होता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 10 गुना होता जाता है। आप मिलीमीटर को 10 से गुणा करेंगे 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैं आपसे कहूं 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? मीटर चुकाना है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। मिलीमीटर को एमएम बोलते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 10 से गुणा होती जाती है ना। या 10 से मल्टीप्लाई, सॉरी, या 10 से गुणा करेंगे बेटा। क्या कह रहा है तू? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो मैं आपसे पूछूं कि 1 डेसीमीटर में, मैं आपसे पूछूं कि 1 डेसीमीटर में, डी मतलब डेसीमीटर, कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। 10 सेंटीमीटर। बात आई समझ में? बोलो बात आई समझ में? अब यहां से आप ये देखो, जैसे मुझे सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है, सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है तो कितना बार? पहले आप 10 जाओगे, 10 से गुणा, फिर 10 से गुणा। ध्यान सुनिएगा बेटा, जैसे मुझे सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है, पहले 10 से गुणा, फिर 10 से गुणा, तो 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों 1 मीटर में कितने हो जाएंगे? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की 10 से गुणा, फिर 10 से गुणा, तो 10 2 100, तो 1 मीटर बराबर क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इस चार्ट से बना सकते हैं, है ना। इस चार्ट से आप कुछ भी बना सकते हो। सब 5वीं क्लास में सिखाया जाता है बेटा, 5वीं क्लास में। ये तो आप बहुत लेट हो गए, बहुत बुरी उम्र में सीख रहे हो आप। सब मुझे मीटर से किलोमीटर में जाना है तो देखो 10 10 10 की कितनी बार होगी? 3 बार। 10 से गुणा, फिर 10 से गुणा, फिर 10 से गुणा, यानी कि 1000 1000, यानी कि 1 किलोमीटर में क्या होगा? 1000 मीटर लिखा हुआ है। 1 किलोमीटर में क्या होगा? 1000 मीटर। बात आई समझ में? ठीक है, तो आप इस तरीके से नीचे से अगर आप ऊपर की ओर जाओगे तो 10 से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, 10 से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। ये लंबाई में है मेरे दोस्तों मीटर। हम ये चीज किलोग्राम में भी करते हैं, ये चीज हम किलोग्राम में भी करते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम में भी करते हैं। देखो मीटर क्या है? लंबाई नापने का तरीका, लेंथ नापने का, है ना। ये सॉरी किलोग्राम नहीं आएगा, ग्राम आएगा। ग्राम, ग्राम क्या है? वजन नापने का तरीका। मीटर लंबाई नापने का तरीका, ग्राम है वजन नापने का तरीका। सेम चीज ग्राम में भी। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 किलोग्राम में, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो ग्राम से किलो पे जाना है तो 10, पहले 10 से गुणा होगी, फिर 10 से गुणा होगी, फिर 10 से गुणा होगी, तो 1000 से गुणा हो जाएगी। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है ना। तो जैसे मीटर में है वैसे आप ग्राम में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरे भाइयों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो ये मैंने आपको लेंथ का बारे में सब कुछ बता दिया। लेंथ की जो स्टैंडर्ड चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए थी। ओके, आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे भाई मैं आपको पेरीमीटर और एरिया में बताता हूं कि पेरीमीटर और एरिया में क्या रिश्ता है। पेरीमीटर और एरिया में क्या रिश्ता है, ध्यान से सुनिएगा। पेरीमीटर और एरिया में क्या रिश्ता है, ध्यान सुनिएगा। फॉर एनी 2D फिगर, ये बात किसी भी 2D फिगर के लिए सत्य है। फॉर एनी 2D फिगर, किसी भी 2D फिगर के लिए सत्य है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है चारों ओर की बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है भाई मेरे? पेरीमीटर होता है चारों ओर की बाउंड्री। और एरिया क्या होता है कि कोई फिगर जितनी जगह घेरती है जमीन में या समतल में, उसे एरिया कहा जाता है। पेरीमीटर जो नापा जाता है वो सेंटीमीटर में नापा जाता है, सेंटीमीटर की पावर 1। और एरिया जो नापा जाता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पावर 2 में नापा जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है। ठीक है ना, ये बात सभी को समझ में आई होगी। अब मैं आपसे बड़ी छोटी सी बात पूछूंगा, आप बताओ, आप कोई भी फिगर ले लीजिए। जैसे मेरे दोस्तों, मैंने जैसे दोस्तों आपके सामने त्रिभुज ले लिया, मैंने आपके सामने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज। आप कोई भी फिगर ले लीजिए, जैसे मैं आपके सामने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज। इस त्रिभुज की भुजा 5 है, ये 6 है और ये 7 है। मैंने त्रिभुज ले लिया। अब मैं एक दूसरा त्रिभुज बनाता हूं जिसकी मैंने हर भुजा डबल कर दी, हर साइड डबल कर दी, हर साइड डबल। ये 5 का मैंने डबल कर दिया 10, ये मैंने 6 का डबल कर दिया 12, तो मैंने 7 का मेरे दोस्तों डबल कर दिया 14। बात सुनना, तो आपके सामने 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, हालांकि दोनों देखने में एक जैसे होंगे, है ना। इसकी भुजा 5 से 7, इसकी भुजा डबल है, मैंने 5 का डबल इसको खींच के दुगना कर दिया, इस त्रिभुज को खींच के दुगना कर दिया, हर लंबाई को 5 का दुगना कर दिया 10, 6 का दुगना कर दिया 12, 7 का दुगना है 14। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया मौज आ रही है। आप बताओ, अगर मैंने इस त्रिभुज की हर भुजा को डबल कर दिया, अगर हर भुजा को डबल कर दिया, हर भुजा को डबल कर दिया, तो परिमाप भी क्या डबल नहीं हो जाएगा? डबल दुगना हो जाएगा। अगर हम त्रिभुज की हर भुजा को दुगना कर देंगे, पहले था 5 6 7, ये परिमाप था, हमने डबल कर दिया 10 12 14, तो परिमाप पहले से दुगना होगा कि नहीं? अगर मैंने हर भुजा को डबल कर दिया तो परिमाप भी डबल हो जाएगा। बताइए, अगर हमने त्रिभुज की हर भुजा को बेटे डबल कर दिया तो परिमाप भी डबल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट? ये तो मैं त्रिभुज का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। आप त्रिभुज की जगह कोई भी फिगर ले लीजिए, आप रेक्टेंगल ले लीजिए, आप वर्ग ले लीजिए, आप आड़ा टेढ़ा कुछ भी ले लीजिए। अगर आप चारों ओर की हर साइड को डबल कर देंगे तो पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा कि नहीं? पेरीमीटर भी बेटे दोस्तों डबल हो जाएगा। आपने हर भुजा को डबल किया तो पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर एरिया भी डबल हो जाएगा, एरिया डबल नहीं होगा। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो मेरे दोस्तों प्रॉब्लम है ना। ये आप ये पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग तो जानते, पढ़े लिखे लोग नहीं जानते।
आपके पास एक खेत है ना, खेत, अगर आपके पास एक खेत है, अगर आप खेत की हर भुजा को डबल कर दो तो पेरीमीटर तो डबल हो जाएगा, लेकिन एरिया डबल नहीं होगा, एरिया 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स एरिया 4 गुना हो जाएगा। सर कैसे डबल होगा? अरे पेरीमीटर का मतलब होता है बेटे चारों ओर की माप यार, इन तीनों भुजाओं का योग के साथ। इस त्रिभुज का परिमाप कितना है? इस त्रिभुज का परिमाप है 5 + 6 + 7। मैंने हर भुजा को डबल कर दिया, 5 का डबल 10, 6 का दुगना 12, 7 का दुगना 14, इसका परिमाप भी है, तो भैया डबल होगा कि नहीं? इसका दुगना होगा कि नहीं? परिमाप डबल हो गया, दुगना। अगर आप चारों ओर की लंबाई को दुगना कर दोगे तो परिमाप भी दुगना हो जाएगा। परिमाप क्या होता है? चारों ओर की लंबाई का योग, चारों ओर की लंबाई का योग, चारों ओर की लंबाई का योग, चारों ओर की लंबाई का योग। अगर चारों ओर की हर लेंथ को मैंने डबल कर दिया तो परिमाप भी डबल हो जाएगा, लेकिन एरिया डबल नहीं होगा बेटे, एरिया 4 गुना होगा। ये तो बराबर है। आपने हर साइड को डबल कर दिया, देखो हर साइड को डबल कर दिया, साइड नापते हैं सेंटीमीटर में, साइड नापते हैं सेंटीमीटर में, परिमाप भी सेंटीमीटर में नापते हैं। अगर आपने हर साइड को डबल कर दिया तो पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा, लेकिन एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया में पावर 2 होती है बेटा, पावर 2, तो एरिया डबल नहीं होगा, एरिया डबल का स्क्वायर होगा 4 गुना, एरिया 4 गुना होगा 4 टाइम्स। ये आपको चीज समझनी है, 4 गुना। इस भुज से 4 गुना क्षेत्रफल है, इसका 4 गुना, 2 गुना नहीं है। अगर इसका क्षेत्रफल a है, अगर इसका क्षेत्रफल a है तो इसका क्षेत्रफल 4a है, 4 गुना होगा। ये सारी चीज आप भूल गए कि भैया यहां पे पावर 1 होती है लंबाई में, एरिया में पावर 2 होती है, पावर 2 होती है तो पावर 2 करना पड़ेगा, है ना। ये चीज बहुत गहरी चीज है बेटा, ये बहुत सवाल आसान हो जाते हैं इससे। अब जैसे त्रिभुज है, जैसे त्रिभुज इसकी भुजा 5 6 7 है, अब मैं दूसरा त्रिभुज बनाता हूं जिसकी भुजा 3 गुनी है, इसकी भुजा 15, ये 18 और 21, ये मैंने कर दिया। मैंने हर भुजा को 3 गुना कर दिया, मैंने हर भुजा को 3 गुना कर दिया, हर भुजा को खींच के 3 गुना, हर भुजा को खींच के 3 गुना, तो पेरीमीटर भी 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना। लेकिन एरिया 3 गुना नहीं होगा बेटे, एरिया में पावर 2 होता है, पावर 2। पेरीमीटर का लंबाई, लंबाई में पावर 1 होती है, एरिया में पावर 2 होती है। पेरीमीटर जो है 3 का स्क्वायर, पेरीमीटर 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। अगर आपके हिस्से में खेत आता है, खेत आपके भाई के हिस्से में कैसा खेत आता है कि उसकी हर भुजा दुगनी है, हर भुजा 3 गुनी है, तो आपके भाई का जो खेत होगा ना उसके एरिया आपसे 9 गुना होगा, 9 गुना। बात समझ में आई? यानी कि पेरीमीटर को जितने गुना करोगे एरिया उसके स्क्वायर टाइम्स होता है। क्यों? इसका कारण क्या है कि बेटा पेरीमीटर नापते पावर 1 में और एरिया नापते पावर 2 में, एरिया में स्क्वायर करना पड़ता है हर चीज को। सभी को बात समझ में आ गई? सभी को बात समझ में आ गई? यानी कि ये तो मैंने मेरे दोस्त एक ट्रायंगल का एग्जांपल लेके समझा। आप कोई भी 2D फिगर बनाए ना, आप कोई भी 2D फिगर बनाए मेरे दोस्तों, कोई भी 2D फिगर बनाए, कोई भी 2D फिगर बनाए, जैसे आपने मेरे दोस्तों सर्कल बना दिया, सर्कल, इसकी सर्कल है मेरे दोस्तों, ये रेडियस r, इसकी रेडियस होती है रेडियस। मैंने दूसरा सर्कल बनाया, इसकी रेडियस है 5 गुना त्रिज्या, मैंने इसकी त्रिज्या को 5 गुना कर दिया, 5 गुना। त्रिज्या को कितने गुना कर दिया? इसकी त्रिज्या थी इसकी 5 गुना, मैं त्रिज्या को 5 गुना कर दिया तो पेरीमीटर भी 5 गुना हो जाएगा। लंबाई है, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या एक तरह की लंबाई है जो सेंटीमीटर में नापी जाती है, तो मैंने त्रिज्या को 5 गुना कर दिया तो पेरीमीटर भी 5 गुना हो जाएगा। लेकिन एरिया कितने गुना हो जाएगा? एरिया 5 का स्क्वायर, एरिया 25 गुना हो जाएगा, इससे 25 गुना बड़ा साइज में होगा, ये एरिया 25 गुना बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि कांसेप्ट ये बनता है कि अगर आप किसी भी फिगर को, एनी 2D फिगर लिखा है, अगर आप किसी भी फिगर का परिमाप k गुना करते हो, k गुना, तो उसका एरिया k स्क्वायर गुना हो जाता है, k स्क्वायर गुना हो जाता है, k स्क्वायर गुना। परिमाप k गुना हो जाता है तो एरिया k स्क्वायर गुना हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है ना? बहुत अच्छी तरीके से बात आपको समझ में आई है। एक सेकंड होल्ड करो, पहले इस पे क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान सुनिए। अभी मेंस्ट्रुएशन की पहली शीट अपडेट हो पाई है, उसमें बहुत टाइम लग गया, पहली शीट में आज अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना? हाँ जी, हमारी रेलवे वाली बुक में सॉल्यूशन भी है, ये जो हमारी रेलवे वाली बुक है, हृदय कुमार पूछ रहे हैं, हाँ जी इसमें सॉल्यूशन भी है। रेलवे वाली बुक है, पहले इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे ही उसका सॉल्यूशन है, साथ साथ में सॉल्यूशन है दोस्त। और ये बुक हिंदी में है क्योंकि रेलवे में अंग्रेजी कतई नहीं आती, रेलवे की तैयारी वो करता है, रेलवे में पढ़ता ही वही है जो जिसको अंग्रेजी बिल्कुल ना आती हो, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 1, बताएंगे बेटा इस सवाल का क्या आंसर है, मुझे करके बताओ। ये सवाल बहुत इजी है और ये आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में आया था, ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में आया है। पहला टाइप 2 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे बनाए। सवाल है, एक मानचित्र का पैमाना, एक रेशियो कितना है? ये 5 लाख। एक मानचित्र का पैमाना, एक रेशियो 5 लाख है। दो कस्बों के बीच की वास्तविक दूरी, दो कस्बों के बीच की वास्तविक दूरी 172 किलोमीटर है, 172 किलोमीटर। मानचित्र पर दो कस्बों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में गणना करें, मानचित्र पर दो कस्बों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में गणना करें। पहले तो आप इस सवाल का मतलब समझो कि सवाल का मतलब क्या है, पहले आप ये समझो। सवाल ये कह रहा है कि एक मानचित्र का पैमाना, एक रेशियो 5 लाख है। आपने मानचित्र कभी देखे? जैसे दो देश दिखाना है, हमको भारत दिखाना है, इंडिया अपना, और हमको ऑस्ट्रेलिया दिखाना है। तो वैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है तो बहुत दूर, लेकिन जब हम उसको मैप पे बनाएंगे तो मैप पे भी एक हिसाब से बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी बना दिया। एक मानचित्र का पैमाना 1 रेशियो 5 लाख है, इसका मतलब ये है कि अगर दो जो हैं, अगर दो शहरों के बीच की दूरी 5 लाख है ना, अगर दो शहरों के बीच की दूरी 5 लाख है तो मानचित्र पर उसको 1 दिखाया जाएगा। ये मतलब है इस बात का। एक मानचित्र का मैप 1 रेशियो 5 लाख है, इसका मतलब ये है कि अगर दो शहरों के बीच की दूरी 5 लाख सेंटीमीटर है ना, 5 लाख सेंटीमीटर, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 5 लाख सेंटीमीटर, तो मैप पर उसको 1 सेंटीमीटर बताया जाएगा। अगर दो शहर एक दूसरे से 5 लाख सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो जब मानचित्र बनाएंगे, छोटा सा नक्शा बनाएंगे, तो नक्शे पे वो दोनों शहर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बताए जाएंगे। ये मतलब है इसका मैथमेटिक्स में। रेलवे का सवाल है भैया, रेलवे में तो ये चीज करनी, नौकरी के बाद रेलवे में करना है, ये सब तो करना है अभी, स्टेशन के आपको नक्शे बनाने हैं। अब बोला दो कस्बों के बीच की दूरी 1,172 किलोमीटर है, मानचित्र पर दो कस्बों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में बतानी है। दो कस्बों के बीच की दूरी एक्चुअल में 172 किलोमीटर है, 172 किलोमीटर। बताओ बेटा सेंटीमीटर में कितना होगा? 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, इसके आगे 5 जीरो लग जाएंगे, इतने सेंटीमीटर ये है। तो दो कस्बों के बीच की एक्चुअल दूरी ये है, 5 लाख की वैल्यू 1,72,000 सेंटीमीटर दी है। आपसे मानचित्र पर दोनों कस्बों के बीच की दूरी, मैप पर दूरी आपसे पूछे, मैप पर अगर दो कस्बों के बीच की एक्चुअल दूरी 1,72,000 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 लाख की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए। तो देखो 5 लाख यूनिट की वैल्यू है, बताओ भाग दो, 5 लाख से भाग देना इसको, 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा। बताओ 5 से 172 कितने गुना है?
172 5 से कितने गुना भाग देते हैं, 5 या 15, 2 बचा 5 24, फिर 2 बचा 5 24, 34.4 गुना, 34.4 टाइम्स 34.4 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी 34.4 गुना होगी, 34.4 सेंटीमीटर। तो मैप पर दोनों शहरों के बीच की दूरी है ए ऑप्शन 34.4 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। बहुत बढ़िया सवाल। अगर सर लेकिन मैं तो इंग्लिश मीडियम से, बेटा अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो और आप इंग्लिश अच्छी जानते हो तो आप रेलवे की तैयारी क्यों कर रहे हो? फिर आप उस एग्जाम की तैयारी करो ना। रेलवे में सब कुछ काम हिंदी में, वहां पे डॉक्यूमेंट भी हिंदी में बनेगा, सब कुछ हिंदी में। रेलवे में बहुत ज्यादा बढ़िया जॉब नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छी जॉब है, नहीं। तो वो तो थोड़े बहुत तबके के बच्चे आते हैं जिन्होंने कभी अंग्रेजी जिंदगी में देखी नहीं। आपकी अंग्रेजी ठीक ठाक है तो आप थोड़े अच्छे एग्जाम की तैयारी करो, सीजीएल की करो, सीटीएसएल की करो, सीपीओ की करो, रेलवे जेई की तैयारी करो, आप जूनियर इंजीनियर की। बात समझ में? आसान सवाल था बेटा, 5 लाख की वैल्यू दी है और 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, एक और सवाल ऐसा ही लेंगे हम। सवाल नंबर है 2 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 बताएं। बढ़िया सवाल है बेटा, ये सीटीएसएल 2023 के प्री में आया है। ये क्वेश्चन सीटीएसएल 2023 के प्री में आया, वाकई में एक शानदार सवाल ये कहूंगा मैं, शानदार सवाल। बनाएं। सवाल है, यदि किसी शहर का नक्शा 0.2 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर के पैमाने पर खींचा जाता है, इफ ए मैप ऑफ सिटी वाज ड्रॉन ऑन ए स्केल ऑफ 0.2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, ए मतलब 1 किलोमीटर। देखो जब हम किसी शहर का नक्शा बनाते हैं ना, जब हम किसी शहर का नक्शा बनाते हैं तो 1 किलोमीटर को नक्शे पर 0.2 सेंटीमीटर बताया जाता है। 1 किलोमीटर को कितना बताया जाता है? 0.2 सेंटीमीटर बताया जाता है 1 किलोमीटर को। समझ में बेटा बात? जब किसी शहर का नक्शा बनाते हैं तो ये बोला गया कि 1 किलोमीटर लेंथ को 0.2 सेंटीमीटर बताया जाता है। तो बोला है 22,500 किलोमीटर स्क्वायर होगा, सॉरी 22,500 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, 22,500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया वाले देश का कौन सा क्षेत्र प्रतिनिधित्व करेगा? यानी कि अगर किसी देश का एरिया 22,500 किलोमीटर स्क्वायर है तो मैप पे उसका एरिया कितना दिखाया जाएगा? मैप पर कितना एरिया दिखाया जाएगा मैप पर? देखो बहुत बढ़िया सवाल है कि जब हम किसी शहर का नक्शा बनाते हैं तो 1 किलोमीटर लंबाई को 0.2 सेंटीमीटर बताते हैं कि भाई नक्शे एक्चुअल लंबाई 1 किलोमीटर होगी, नक्शे पे दिखाएंगे 0.2 सेंटीमीटर। ये तो लंबाई की बात, यहाँ एरिया में चल रहा है। एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। अगर मुझे 1 किलोमीटर स्क्वायर दोनों तरफ से स्क्वायर करो, दोनों तरफ से क्या करो बेटा? स्क्वायर करो, स्क्वायर। अगर मुझे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया दिखाना हो, है ना, एक का स्क्वायर एक ही होता है। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया दिखाना हो तो मैं कितना दिखाऊंगा? 0.2 का स्क्वायर क्या होता है? 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया डिनोट करूंगा। अगर मुझे 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिखाना है तो मैप पे 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिखाया जाएगा। अब एक शहर का एरिया 22,500 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर स्क्वायर के लिए मैप पे इतना एरिया हम दिखाते हैं मैप पर। और एक शहर का एक्चुअल एरिया 22,500 किलोमीटर है तो 22,500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, 22,500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो मैप पर दिखाया जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो कितना दिखाया जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 जीरो से, सॉरी 2 जीरो से यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक कट जाएगा, 225 की 4 में गुणा करेंगे 900, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये पहला टाइप था, एक टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए। सर स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन नहीं दे रहा बेटा, स्पीड का ऑप्शन रिकॉर्डेड क्लास में आएगा, लाइव क्लास में थोड़ा ना आएगा। हृदय कुमार कहने भरने दीजिए सर, आरआरबी ग्रुप डी में नहीं निकलेगा, टफ क्वेश्चन आते हैं। नहीं हृदय, ग्रुप डी में टफ क्वेश्चन नहीं आते, कंपटीशन बहुत है। ग्रुप डी क्या है? 10वीं पास, 10वीं पास बच्चे करना क्या? उनको पटरी बिछानी, रेलवे की रोड पत्थर वहां पे डालने, धूप में खड़े रहना है, ट्रेन जो है मालगाड़ी बननी, वहां खड़े होना, सामान लाना है, लेबर वर्क की तरह करना है वहां पे। 10वीं पास योग्यता मांगते हैं उसमें। 25,000 वैकेंसी आएंगी तो कम से कम 1 करोड़ फॉर्म जाएगा, 1 करोड़ फॉर्म। और 1 करोड़ फॉर्म भरा जाता है और बहुत सारे ज्यादा में देते नहीं है। तो इतनी कम वैकेंसी के लिए इतने ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो लोग पिसेंगे तो ही, इस वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, इतनी कट ऑफ हाई जाती है कि एवरेज बच्चा सोच नहीं सकता मैं इस कट ऑफ को क्रॉस करूं। तो उसको बीटेक वाला भी दे रहा है ना, उसको एमबीए वाला भी भर रहा है, उसको 12th पास भी भर रहा है, अच्छे अच्छे एजुकेशन वाले लोग भर रहे हैं ना, नौकरी जो है मिल नहीं रही ज्यादा, ये प्रॉब्लम है। अंजलि यादव, वाह अंजलि वाह वाह, ठीक है चलो। तो मेरे दोस्तों आज के कंसेप्ट में यहीं पर रहने देता हूं, मुझे अगली चीज समझानी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा, वो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देता हूं, ठीक है ना। इसके आगे कंसेप्ट मैं आपको मंडे को समझाऊंगा। शीट मैंने तैयार कर दी है, शीट आज अपलोड हो जाएगी, शीट आपके पास